बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा टॉपिक है लंग कैपेसिटीज। ये हमने पहले भी किया लेकिन मैं रिवाइज करवा देती हूँ यहाँ से। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कल हमने देखा था कि ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी है। ये क्या चीज होती है? इस सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये यहाँ पे ये जितना शो किया हुआ है ये रेजिडुअल वॉल्यूम है और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इन दोनों के सम को हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज एक्सपायर्ड। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी उन्होंने कहा है कि सम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, रेजिडुअल वॉल्यूम का। और ये वॉल्यूम इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि इस वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज एक्सपायर्ड। यानी कि टाइडल वॉल्यूम अगर एक्सपायर्ड हो चुका हो उसके बाद जो वॉल्यूम रह जाता है वो उस टोटल वॉल्यूम को हम क्या कह देते हैं कि ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन गया। इंक्लूड रेजिडुअल वॉल्यूम सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। कल भी मैंने कहा था जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होगा उसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं करते। ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम होता है जो लंग्स में टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायर होने के बाद रह जाता है, उससे हम कहते हैं कि वो सम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, रेजिडुअल वॉल्यूम का। वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या चीज है? इस सम है टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इसमें टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि ये वाला जो ये वाइटल कैपेसिटी हम कह रहे हैं ना, तो ये यहाँ तक बनती है वाइटल कैपेसिटी। ये भी नहीं बनती, रुके इसको हम वो करते हैं, मार्क करते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम में क्या आता है? सॉरी, वाइटल कैपेसिटी में क्या चीज आती है? ये आता है टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, ये आ जाता है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला आ जाता है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ तक बनता है। तो ये जितना एरिया है ये क्या चीज बन जाती है? ये वाला, ये वाइटल कैपेसिटी या पोस्ट वाइटल कैपेसिटी इसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इज सम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। यानी कि हमने मैक्सिमली एयर इंस्पायर की है और इंस्पायर करने के बाद हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन की है। तो लंग का वो वाला वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद, हम उसे कहते हैं कि ये वाइटल कैपेसिटी बन गया। और इसमें क्या चीज आ जाती है? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इस टाइम ऑफ ऑल फोर लंग्स है। टोटल लंग कैपेसिटी सम है सारे लंग वॉल्यूम का, इज द वॉल्यूम इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। यानी कि मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद वॉल्यूम जो लंग्स में होता है हम उसे कहते हैं कि ये टोटल लंग कैपेसिटी है। और इसमें इस कैपेसिटी में क्या चीज़ है? सारे लंग वॉल्यूम्स वो होते हैं, सम होते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी सॉरी इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है, सो इसे भी हम इससे स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ये माइंड में रखना है कि जहाँ भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा हम उसे इससे स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। बाकी वॉल्यूम या कैपेसिटीज को हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली स्लाइड दोबारा रिपीट क्यों की थी कि यहाँ पे कुछ चीजें हमने फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एंड FeV1 नॉर्मल ऑब्जेक्ट इन द पेशेंट ऑफ लंग डिजीज। इसमें FeV1 क्या है? वॉल्यूम एक्सपायर्ड इन द एयर सॉरी वॉल्यूम एक्सपायर्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ द फोर्स्ड मैक्सिमल एक्सपायरेशन। जो हम फोर्स्ड मैक्सिमल एक्सपायरेशन करते हैं उसके फर्स्ट सेकंड में जो वॉल्यूम हम एक्सपायर करते हैं उसे हम FeV1 कहते हैं। FeV1 is the volume of the air that can be expired in the first second of forced maximal expiration। वही मैंने बताया कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं और उस एक्सपायरेशन में फर्स्ट सेकंड में जितनी एयर एक्सपायर होती है हम उसे FeV1 कहते हैं। FeV1 नॉर्मल क्या होता है? FeV1 इज नॉर्मली 80% ऑफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी। यानी कि FeV1 को हम यहाँ पे किस चीज से कंपैरिजन या रेशियो के साथ बताना चाह रहा है? वो ये कि जो पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड में है वो क्या चीज है? नॉर्मली क्या होता है? 80% किस चीज का होता है? पोस्ट वाइटल कैपेसिटी का। हमने पोस्ट वाइटल कैपेसिटी पीछे पड़ी है, ये क्या चीज होती है? सम होती है टाइडल वॉल्यूम का, ये है पोस्ट वाइटल कैपेसिटी की सम होती है टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, ये है पोस्ट वाइटल कैपेसिटी। और इसका जो 80% है वो FeV1 होता है। और इसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? FeV1 डिवाइडेड बाय FVC, ये तो 0.8 आ जाता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में डिफरेंस को इसको ख्याल से करना है आप लोगों ने, क्योंकि इसका MCQs भी आता होता है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FeV1 और FVC की एक तो रेशियो इंपॉर्टेंट है और इनका सॉरी डिजीज के साथ कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कौन सी होती है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वो डिजीज होती हैं जिसमें एयर के जो ट्रैक है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, उनमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है और वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है।
रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है कि उसमें एयर की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एयर नहीं जा रही है, अब इसमें एयर जा रही है, बाहर नहीं आ रही होती है। अब इसमें ये देखें, और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, सच एज एस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बोथ FEV1 एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी आर रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपायरेशन होती है फर्स्ट सेकंड में वो भी डिक्रीज हो जाती है, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वो भी डिक्रीज हो जाती है, बट FEV1 इज रिड्यूस्ड मोर। यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो फर्स्ट सेकंड में है वो ज्यादा रिड्यूस हो जाता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के निस्बत। अब इसमें ये देखें, अब इसमें ये देखिए कि जब ये रेशियो है ना, इसमें उसने क्या है कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इन फर्स्ट सेकंड ये भी रिड्यूस हो रहा है, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी रिड्यूस हो रही है, लेकिन ये ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये 2 टाइम कम हो रहा है, ये 2 टाइम कम हो रहा है, और फोर्स वाटर कैपेसिटी 1 टाइम कम हो रही है। इसके नतीजे में क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू कम छोटी होगी। जब ऊपर वाली वैल्यू पहले ही छोटी है और नीचे वाली वैल्यू भी बड़ी रह रही है, इसकी रेशो से ओवरऑल इस रेशो का आंसर क्या आएगा, कम आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये इसका आंसर ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि FEV1 ज्यादा रिड्यूस होती है FVC की निस्बत। जब ऐसा होता है तो टोटल रेशो का आंसर हमें डिक्रीज मिलता है। ये समझ लग गई है कि यहाँ पे लेट्स सपोज पहले 8 थी, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 8 थी, और यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिडक्शन हुई है, यहाँ पे 2 पॉइंट रिडक्शन हुई है, तो ये यहाँ कहाँ पे चली गई, ये 6 पे चली गई, और यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट रिडक्शन हुई है, तो इसकी सिर्फ सपोज कर रही हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट रिडक्शन हुई है तो ये 3 पे चला गया है, ठीक है। लेकिन अगर इस पे चला गया और इसकी ओवरऑल रेशो का आंसर क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। इसके वैल्यूज को ना भी याद रखें तो इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू अगर ज्यादा छोटी हो नीचे वाली की निस्बत, तो आंसर हमारा रेशो में जो आ रहा होता है उसका आंसर उस रेशो का कम हो जाता है। ये बेसिक मैथ मैथ का रूल है जो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खैर ये एग्जांपल डिजिट से नहीं समझ आई, वैसे जो मैंने बताया उससे ज्यादा अच्छी समझ आएगी। उसके बाद है ये मैं इसलिए मतलब रिपीट कर रही हूँ, जितना इम्पोर्टेंट इस पे एम्फेसाइज करूँ उतना है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, सच एज फाइब्रोसिस, बोथ फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी आर रिड्यूस्ड। अब इसमें भी दोनों चीजें रिड्यूस होती है। इसमें क्या चीज होती है, FEV1 इज रिड्यूस्ड लेस, यानी कि इसमें ये वाली जो है ना, ये वाले इसकी रेशो है ना, इसमें FEV1 जो होता है ये रिड्यूस कम होता है, और जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे ज्यादा रिड्यूस होती है। मतलब लेट्स सपोज कर लेते हैं, वो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो है वो 1 टाइम डिक्रीज होता है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी 2 टाइम डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे वाला डिजिट ज्यादा छोटा हो गया, ऊपर वाला भी बड़ा रह रहा है। जब नीचे वाला डिजिट बटे के नीचे वाला या इसके नीचे वाला डिजिट, स्लैश के नीचे वाला डिजिट ये ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, या तो नॉर्मल मिलेगी या इंक्रीज मिलेगी। ये BRS की स्लाइड है, BRS में इसने इंक्रीज वैल्यू लिखा है, ठीक है। इसकी इंक्रीज या नॉर्मल होती है। फर्स्ट एड स्टेप 1 में हम इसका देखेंगे तो वहां पे उन्होंने इसके टेबल में क्या दिया हुआ है, या इंक्रीज हो रही है या नॉर्मल रह रही है, दोनों चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए इसको माइंड में रखना है। आई थिंक तो समझ आ गई होगी इसमें। और बाकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एस्थमा, फाइब्रोसिस क्या चीजें होती हैं, ये हम नेक्स्ट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये पढ़ना है कि इसमें फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आता है इन दोनों डिजीज में। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगी एस्थमा, क्रोनिक ओपीडी। एक सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FEV1 और FVC की रेशियो रिड्यूस हो जाती है, जबकि डिक्रीज हो जाती है, और ओवरऑल रेशियो का आंसर भी डिक्रीज आता है। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में भी यही फिनोमेना होता है, दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं लेकिन नॉर्मल या इंक्रीज हो जाती है,
ठीक है, उसके बाद है एमसीक्यू जिसके देखते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है? उसके बाद है पर्सन इंस्पायर्ड फुली। उसके बाद है पर्सन इंस्पायर्ड फोर्सिबली एंड देन एक्सपायर्ड एज अ नॉर्मल ब्रेथ, व्हाट कैपेसिटी विल बी यूज्ड। पर्सन इंस्पायर करता है फोर्सफुली एंड देन एक्सपायर्ड नॉर्मल ब्रेथ। अब उसने क्या किया है कि उसने इंस्पायर किया फोर्सफुली लेकिन एक्सपायरेशन उसने नॉर्मल किया, तो इसमें क्या चीज होगा, व्हाट वुड बी द व्हाट कैपेसिटी हैज बीन यूज्ड, कौन सी कैपेसिटी यूज हुई है इसमें। इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यूज हुई है, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम वो चीज है जो उसने नॉर्मली एयर इंस्पायर की है, ठीक है, क्वार्ट इंस्पायरेशन में। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो उसने फोर्सफुली एक्सपायर्ड सॉरी इंस्पायर्ड की है। तो और उसने ये दोनों चीजें इंस्पायर कर ली फोर्सफुली इंस्पायर करने के साथ, लेकिन उसने एक्सपायरेशन में क्या किया, उसने एक्सपायरेशन में सिर्फ नॉर्मल ब्रेथ जो है ना उसको आउट किया है, मतलब उसने टाइटल वॉल्यूम को आउट किया है, सिर्फ टाइटल वॉल्यूम को आउट किया, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर ही है। तो उसने यहाँ पे ये कहा है कि उसने इसमें किस कौन सी कैपेसिटी को यूज किया गया है, इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यूज हुई है। आई होप सो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर ये वाली स्लाइड देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये टाइटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनता है ना। अब जब बंदा फोर्सफुली इंस्पायर करता है तो तभी ये टाइडल वॉल्यूम, पहले तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में टाइडल वॉल्यूम अंदर आएगा, जब फोर्सफुली इंस्पायरेशन करेगा तब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर आएगा। अब ये दोनों अंदर आ गए, लेकिन उसने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है। जब उसने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में सिर्फ उसका टाइडल वॉल्यूम बाहर गया है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था ये अंदर रह गया। उसने कहा है कि इसने कौन सी कैपेसिटी इसमें यूज हुई है, तो इसमें कौन सी कैपेसिटी यूज हुई है, फोर्सफुली इंस्पायर करने में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यूज हुई है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम बीइंग collapsed रेजिडुअल वॉल्यूम। अब कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो लंग को, यानी कि लंग से एयर आउट हो जाती है ना, तो एयर आउट होने के बाद भी जो एक्सपायरेशन होने के बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाती है वो उसको collapse होने से बचाती है, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द एयर मैक्सिमली एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पायरेशन वाइटल कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमली एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, ये किस चीज की डेफिनेशन है, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन है। अब वाइटल कैपेसिटी में ये भी हमने यहाँ पे देखा है कि वाइटल कैपेसिटी में क्या चीज होती है, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन, यानी कि मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली जो एक्सपायर्ड किया जाता है वॉल्यूम है वो वाइटल कैपेसिटी है। सेम वही एमसीक्यू उसने पूछा है यहाँ पे। उसके बाद है व्हाट इज ट्रू अबाउट फोर्स्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्ड इन द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। अब यहाँ पे फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, ये सॉरी फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। मैं से हमेशा फोर्स्ड और ये फंक्शनल को मिक्स कर देती हूँ बोलते हुए। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का एमसीक्यू है उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या चीज है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। वो वाली अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में रह जाती है सिर्फ टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायर करने के बाद। अब पोस्ट रेजिडुअल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, पोस्ट रेजिडुअल कैपेसिटी की एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम बनती है। और इसमें ये एमसीक्यू ने इसी की बात की। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है इज सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वही चीज है। उसके बाद है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर्ड, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर्ड रिमेनिंग वॉल्यूम इज नोन एज। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर हो गया, रिमेनिंग वॉल्यूम कौन सा होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम इसे कहते हैं इन दोनों के। और जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाएगा वो रिमेनिंग वॉल्यूम नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायर होने के बाद लंग्स में जो जो वॉल्यूम रह जाता है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। आप लोगों को ये एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है जो मैं स्लाइड पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। विच रेस्पिरेटरी मसल आर रिलैक्स, बता दें मुझे, मैसेज कर दें। व्हेन द रेस्पिरेटरी मसल आर रिलैक्स लंग्स आर एट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जब टोटल रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स होंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसका मतलब है सिर्फ पैसिव एक्सपायरेशन हो रही है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रही है। अभी हम ऊपर देख रहे हैं कि जब नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में पीछे लंग्स में क्या चीज रह जाती है, पीछे लंग्स में रह जाती है
ये चीज रह जाती है, सिर्फ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रह जाती है। और नॉर्मल जब रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स हैं तो लंग्स में जो एक्सपायरेशन होती है वो नॉर्मल पैसिव एक्सपायरेशन है, और नॉर्मल पैसिव एक्सपायरेशन में सिर्फ उसका टाइटल वॉल्यूम एक्सपायर हो रहा है। पीछे लंग में क्या चीज रह जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पीछे रह जाएगा। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों के सम को ही हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद है कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का। डायफ्राम के कंट्रैक्शन से क्या चीज होती है, लंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। हाउ टू कैलकुलेट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइटल वॉल्यूम से। वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80% लेस देन 80% किन में होती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में होती है। उसके बाद है, if the patient had tidal volume 500 ml, lung capacity increased, so the tidal volume become 1000 ml. What are we measuring in this patient? इस lung compliance हम इस पेशेंट में मेजर करते हैं कि एक का टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और लंग कैपेसिटी, लेकिन उसकी लंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। अब लंग कैपेसिटी ज्यादा होने के बाद क्या चीज होगा, उसका टाइडल वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। और हम इसमें क्या देखते हैं, लंग की कंप्लायंस देखते हैं, कितना अकोमोडेट कर सकता है, ये चीज है लंग की कंप्लायंस। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फार्मूला इतनी बार पीछे रिपीट हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। रिगार्डिंग ब्रोकियल एस्मा, ब्रोकियल एस्मा में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग क्या होती है, इसमें पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड और FEV1C की रेशियो हमें पता है कि वो रेशियो डिक्रीज होती है। और रेशियो कितनी डिक्रीज होती है, लेस देन 65%। ये सारे रफी के पॉइंट्स हैं, रफी के 12th एडिशन के पॉइंट्स है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिक्चर्स ऐड की थी, इसमें वो ऐड है टाइप फॉर्म में। उसके बाद है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू डिटरमाइन द ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। अभी हमने पीछे देखा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में कौन से पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं। पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1/FBC। वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा इन 20-year-old मेल। अब इसने क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा में 20-year-old मेल में कैसे पता चलेगा, इसमें क्या चीज होती है। एस्थमा के क्वेश्चन में यही आता होता है, FPV1 और FVC लेस देन 65% होता है, या इसमें FEV1 और FVC की रेशियो डिक्रीज होती है, ये एमसीक्यूज आता होता है। इसी तरह के एमसीक्यूज आई थिंक फैब FCPS फैब में जो हुआ था उसमें भी रिपीट हुए हैं। उसके बाद है मैन ऑन वेंटिलेटर व्हाट विल हैपन इफ जो वो पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स गैस। अब इसमें क्या है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे हमने से पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स दी है। जब हम पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स देंगे तो गैस रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स देने का मतलब यह है कि हम उसकी फोर्सफुली एक्सपायरेशन करवाएंगे। जब हम फोर्सफुली पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स उसको दे रहे हैं तो गैस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब गैस जो है वेल वेंटिलेट करेगी लंग्स को, उसके ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई को सारी पूरी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। कि जो ओपन नहीं हो रहे जिसमें म्यूकस है वो भी ओपन आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक पूरे लंग में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उसके बाद है विच पैरामीटर डज नॉट चेंज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। पैरामीटर कौन से चेंज नहीं होते, भी मैंने पीछे क्या है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में FEV1 और FRC की रेशियो या तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की चेंज नहीं होती। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, एक मिनट, पोस्ट वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद क्या चीज है, सॉरी, उसके बाद क्या चीज है, एजमा इन्वॉल्व विच पार्ट ऑफ ट्रैक। एजमा में कौन से ट्रैक इन्वॉल्व होता है, मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। विच व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी इन एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर होती है। मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, इसमें दो चार एमसीक्यूज आते होते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको कर लेते हैं। मसल ऑफ इंस्पिरेशन, डायफ्राम में फर्स्ट मसल इंस्पिरेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर इंस्पिरेशन। When the diaphragm contracts, abdominal content are pushed toward and ribs are lifted upward and outward. जब diaphragm contract होता है तो क्या चीज होती है, abdominal content push होते हैं downward पे और ribs lift होती हैं upward and outward की वजह से। जब ribs जब lift होती हैं upward and outward और abdominal content नीचे की तरफ जाते हैं तो volume of the thoracic cavity increase हो जाता है। जब वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity इंक्रीज हो जाता है तो एयर अंदर आ जाती है। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड एसेसरी मसल्स के आर नॉट यूज्ड फॉर इंस्पिरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। जब हम बैठे हुए हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है,
तो इसमें जो है एक्सटर्नल इंटरकास्टल या एसेसरी मसल यूज नहीं होंगे। अब ये कब यूज होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल और एसेसरी मसल यूज होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन क्या है? मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन में मसल एक्सपायरेशन क्या चीज है? एक्सपायरेशन इज नॉर्मली पैसिव, एक्सपायरेशन नॉर्मल पैसिव प्रोसेस है। जब एक्सपायरेशन नॉर्मल पैसिव प्रोसेस है तो इसमें क्या होता है, लंग चेस्ट वॉल सिस्टम इज इलास्टिक है, इट रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग पोजीशन फॉर आफ्टर इंस्पायरेशन। ऐसा क्या क्या होता है कि एक इलास्टिक सिस्टम है, इलास्टिसिटी या इलास्टिक सिस्टम क्या होता है, जैसे एक रबर बैंड है, हम उसको पूरा खींचते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है, हर सूरत में वापस आ जाता है। तो लंग चेस्ट वाल के साथ भी ये सेम ये फिनोमेना होता है कि वो इलास्टिक हैं, उनमें एयर आती है, वो बैलून की तरह फूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही एयर बाहर चली जाती है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन में खुद ब खुद आ जाते हैं। इसको कहते हैं कि नॉर्मल पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि रिटर्न्स टू इट रेस्टिंग पोजीशन आफ्टर इंस्पायरेशन, यानी कि इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन होगी और ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। एक्सपायरेटरी मसल आर यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सपायरेटरी मसल कब यूज होते हैं? जब एक्सरसाइज होती है, व्हेन एयरवे रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डिजीज, या डिजीज की वजह से एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो हो सकती है, मसल्स यूज हो सकते हैं। एब्डोमिनल मसल में कंप्रेस द एब्डोमिनल कैविटी, पुश द डायफ्राम अप एंड पुश द एयर आउटवर्ड द लंग। एब्डोमिनल मसल में क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है। नॉर्मल डायफ्राम यू डोम डोम शेप होता है, यूं करके होता है, यूं करके। जब इंस्पायरेशन होती है तब डायफ्राम इस तरह हो जाता है, ठीक है, इंस्पायरेशन में। तो जब एक्सपायरेशन होती है तो जो इंस्पायरेशन में ये थोड़ा सा यूं ऊपर की, सॉरी इस तरह तो नहीं ऊपर की तरफ होता, यूं करके ऊपर की तरफ चला जाता है। ये एब्डोमिनल कंटेंट ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ये एब्डोमिनल कंटेंट जो नीचे होंगे ना, यहाँ पे इंटेस्टाइन होगी, इधर लीवर है, सॉरी इतनी गंदी ड्राइंग हो रही है इस टाइम पे, यार हम इसको पढ़ भी नहीं रहे, और इधर स्टमक है। तो ये सारे एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इससे क्या होगा, डायफ्राम पुश अपवर्ड हो जाएगा और पुश द एयर आउट ऑफ द लंग्स चली जाएगी। इंटरनल इंटरकास्टल मसल पुल द रिब्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड। इंटरनल इंटरकास्टल मसल क्या चीज करते हैं, रिब्स को आउटवर्ड और इनवर्ड पुल करते हैं। अब थोरैक्स की मैंने एनाटॉमी में पढ़ा दी थी कि जब नॉर्मल उसमें क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल पर्सन है, उसमें मसल ऑफ एक्सपायरेशन कौन से यूज हो रहे होंगे, उसमें इंटरनल इंटरकास्टल मसल यूज हो रहे होंगे। और जब एक्सपायरेशन का उसने पूछा हो और आरटीए की हिस्ट्री के साथ पूछा हो, देन एब्डोमिनल मसल यूज होंगे। उसके बाद सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट लाइंस द एल्वुलाई, यानी कि सर्फेक्टेंट हर पर्सन में होता है, एल्वुलाई को लाइन करता है। रिड्यूस फंक्शन क्या है इसके? रिड्यूसेस सरफेस टेंशन बाय डिस्टरप्टिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये एक लंग एल्वुलाई में बना रही हूँ, और ये एक और बना रही हूँ थोड़े से कंपैरिजन के लिए। अब हम दूसरा कलर लेते हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि एक तो एक फोर्स होती है जो इसको आपस में कोलैप्स करवाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन है। ये क्या करती है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, यहाँ पे सारे सर्फेक्टेंट है, यूं करके पूरा उसने ना इसको लाइन कर लिया है। उसकी वजह से क्या चीज होती है, बाय डिस्टरप्टिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड। असल में ये सरफेस टेंशन क्यों होती है, यहाँ पे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे है वाटर, नॉर्मली इसने वाटर ने लाइन किया और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में पुल अप करते हैं एक दूसरे की, जिसकी वजह से ये सरफेस टेंशन आती है। अब इसमें क्या होता है कि वाटर के यहाँ पे ये वाटर है, थोड़ा थोड़ा मतलब वाटर के मॉलिक्यूल और इसके साथ ही सरफेक्टेंट आ जाता है। सरफेक्टेंट क्या करता है, ये इस इंटरेक्टिव फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्टर्ब करता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है। जब इसको डिस्टर्ब कर देता है तो क्या होता है, दिस रिडक्शन इन सरफेस टेंशन प्रिवेंट्स द स्मॉल एल्वेओलाई ऑफ कोलैप्सिंग एंड इंक्रीज द कंप्लायंस। इससे क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन फोर्सेज जब रिड्यूस हो जाती हैं तो स्मॉल एल्वुलाई कोलैप्स नहीं होते। इनमें जो फोर्सेज होती हैं ये वाली जब स्टॉप हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो स्टॉप होने की वजह से ये कोलैप्स नहीं करते और इसमें इंक्रीज कंप्लायंस हो जाती है, मतलब इसकी कमोडिटी ज्यादा हो जाती है। अगर इसमें सरफेस टेंशन उतनी रहे तो ये इतना वॉल्यूम है, अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट आ गया तो ये इतना वॉल्यूम हो गया है। मतलब इसमें क्या चीज हो गई है, ये मैं इससे इसको कंपेयर कर रही हूँ कि इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसमें सर्फेक्टेंट नहीं है, और जिसमें सर्फेक्टेंट आ गया उसका कंप्लायंस देखिए, उसका वॉल्यूम देखिए वो ज्यादा हो गया। अब सिंथेसाइज कहाँ से होता है इसमें,
सिंथेसिस कहाँ से होती है? टाइप 2 एल्वेलर सेल से होती है और कंसिस्ट किससे से होता है? डाइपल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन पे कंसिस्ट होता है। इन द फीटस सर्फेक्टेंट सिंथेसिस वेरिएबल सर्फेक्टेंट में प्रेजेंट अर्ली एज गेस्टेशनल वीक और 24 वीक पे प्रेजेंट करती है, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट बाय द गेस्टेशनल वीक 35 और तकरीबन ऑलमोस्ट 35 वीक तक प्रेजेंट होती है। जनरली लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो ग्रेटर देन 2:1 होती है। इन एमनियोटिक फ्लूइड रिफ्लेक्ट्स द मेच्योर ऑफ द सर्फेक्टेंट लेवल। अब हमने मेच्योरिटी ऑफ चेक करनी हो लंग्स की, यानी कि सर्फेक्टेंट लेवल को चेक करना हो, तो हम क्या करते हैं? लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो चेक करते हैं जो 2:1 से ग्रेटर होगी। न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? कैन अकर इन द प्रीमेच्योर इन्फेंट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सर्फेक्टेंट। जब प्रीमेच्योर इन्फेंट होता है उसमें सर्फेक्टेंट नहीं बना हो तो उसमें जो लंग्स की डिसीज होती है हम उसे कहते हैं कि ये हो गया है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद है can occur in the premature infant because of the lack of surfactant. The infant exhibit the atelectasis। एटेलेक्टेसिस किसको कहते हैं? लंग के कोलैप्स को हम एटेलेक्टेसिस कहते हैं। और इनफैक्ट हमें इस टाइम पे क्या प्रेजेंट करता है जब उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो? एटेलेक्टेसिस यानी कि लंग के कोलैप्स को। डिफिकल्टी री इन्फ्लेटिंग, लंग्स के दोबारा फूलने को हम क्या कहते हैं? री इन्फ्लेटिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी? लंग की री इन्फ्लेशन डिफिकल्ट हो जाएगी और लंग का ब्लास्ट डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज ओवर वी ओवर क्यू यानी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शंट एंड हाइपोक्सिया हो जाएगा। और एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज वी ओवर क्यू, अब इसमें वी ओवर क्यू के कम होने की वजह से और राइट टू लेफ्ट शंट होने की वजह से, यानी कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो लेफ्ट हार्ट में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें वी ओवर क्यू रेशियो भी कम हो जाएगी और राइट टू लेफ्ट शंटिंग की वजह से हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, हालांकि ये एम्ब्रियो के थे। न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ड्यू टू, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कब होती है? सर्फेक्टेंट के कम होने की वजह से। अब वही बात है, सर्फेक्टेंट की उसने दोबारा लिखी है, सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? टाइप 2 एल्वेलर सेल्स पे होता है, डाइपल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन पे कंसिस्ट होता है। लाइन करता है एल्वुलाई को, कीप एल्वुलाई को ड्राई रखता है, यानी कि वहां पे वाटर को कम रखता है ताकि इंटरेक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो। उसके बाद क्या करता है कि डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को, इंक्रीज करता है लंग कंप्लेक्स को कि इजियर फीलिंग हो जाए। वही बात है, सर्फेक्टेंट की 24 वीक पे इसके स्टार्ट होता है। एज अर्ली कब प्रेजेंट होता है? 24 वीक पे प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट कब होता है? 35 वीक पे। लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशियो ग्रेटर देन 2:1 होती है एमनियोटिक फ्लूइड में। उसके बाद नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है क्या कि डिक्रीज हो जाता है सर्फेक्टेंट। जब सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाता है तो कंप्लायंस कम हो जाती है, जब कंप्लायंस कम हो जाती है तो डिफिकल्टी ऑफ लंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब और इसमें क्या चीज हो जाती है? डिक्रीज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज हो जाती है और ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस होती है लंग्स की। डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट रिजल्टिंग, डेफिशिएंसी सर्फेक्टेंट की जब डेफिशिएंसी होगी तो इसमें क्या चीज होगी? पैची एटेलेक्टेसिस होगा। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स? निमोसाइट्स टू, विच सेल्स? सर्फेक्टेंट किन सेल से होता है? टाइप 2 निमोसाइट से होता है। सर्फेक्टेंट इज सेक्रेटेड बाय द टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल्स। सर्फेक्टेंट टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल से सेक्रेट होता है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कंप्लायंस। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी लंग कंप्लायंस के, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी से क्या होता है? लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो जाती है। सर्फेक्टेंट इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लाइसरोल फास्फोक्लिन। which of the following will happen in surfactant deficiency? decrease lung compliance है। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट काजेज इंक्रीज लंग सरफेस टेंशन। अब इसमें जब पल्मोनरी सर्फेक्टेंट डिक्रीज होता है तो लंग की सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाती है और कंप्लायंस कम हो जाती है। आई थिंक सो ये पीछे एक्सप्लेन हो गया, अपनी जरूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन आफ्टर द डैमेज टाइप 2 निमोसाइट्स? डिक्रीज इसमें सर्फेक्टेंट हो जाएगी। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी से क्या चीज होती है? इंक्रीज सरफेस टेंशन होती है और डिक्रीज कंप्लायंस होती है। एल्वुलाई सर्फेक्टेंट अवॉइड किसे करते हैं? कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई से। उसके बाद है डाइपल्मेटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कंटेंट किसका है? सर्फेक्टेंट का। उसके बाद है पेशेंट हैज सम pulmonary disease that have amount of that high amount of pressure is needed to fill the lungs. In this condition patient have, अब इसमें पेशेंट को एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एयर का प्रेशर चाहिए कि कोई एयर लंग्स में चली जाए। तो इसमें ऐसी कौन सी डिजीज होगी, ऐसी कंडीशन होगी जिसमें लंग कंप्लायंस डिक्रीज होगी? मतलब लंग्स को एयर को अपने अंदर एकोमोडेट करने की, एयर को अपने अंदर लेने की कैपेसिटी कम हो गई है। तो ये इसमें डिक्रीज लंग कंप्लायंस वाले कंडीशन में क्या होगा? ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा ताकि हम एयर को लंग्स के अंदर भेज सकें। डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट क्या काज करेगी? पैची एटेलेक्टेसिस।
यानी कि कुछ एल्वुलाई कोलैप्स कर जाएंगे, देन कुछ नॉर्मल रह जाएंगे, देन फिर कुछ कोलैप्स कर जाएंगे, इसे कहते हैं पैची एटेलेक्टेसिस हो गई है। एल्वुलाई डू नॉट कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एल्वुलाई क्यों कोलैप्स नहीं करते? सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस की वजह से। acute respiratory distress syndrome is characterized by, किस चीज से characterized होता है? reduced production of surfactant by type 2 alveolar cells। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है टाइप 2 alveolar cell से। 28 वीक प्रेग्नेंट लेडी with premature labor delivers a baby who developed respiratory distress and was put on ventilator a day later, chest x-ray showed diffuse pulmonary opacity। अब इसमें ये क्या है कि 28 वीक बेबी पैदा हुआ है और उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगी, हमने इसे वेंटिलेटर पे डाल दिया, और एक दिन बाद क्या हुआ है, इसमें डिफ्यूज पल्मोनरी ओपेसिटीज आ गई हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ गई हैं। बट विल बी मोस्ट लाइकली फाइंडिंग द लंग टिश्यू। अगर हम लंग टिश्यू की हिस्टोलॉजी में फाइंडिंग देखें, वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी डिक्रीज लेमुलर सेल्स इन टाइप 2 निमोसाइट्स, यानी कि टाइप 2 निमोसाइट्स में जो डिक्रीज लेमुलर सेल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स व्हिच सेल्स आर प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस कंपोनेंट्स ऑफ सर्फेक्टेंट। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में क्या चीज होती है जो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं? निमोसाइट्स होते हैं। और स्पेसिफाई करें तो टाइप 2 निमोसाइट्स होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन हैव fetus with respiratory distress for lung majority of the fetus which drive should be given। यानी कि हमने fetus की उसमें वो करवाना है कि लंग मेच्योरिटी हो जाए, फिटल को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ना, हम बीटामेथासोन देते हैं, और इसमें प्रेफर करना है बीटामेथासोन को डेक्सामेथासोन के ऊपर। पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर्स ड्यू टू, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन किस वजह से होती है? पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है रिड्यूस्ड सिस्टेमिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। हमने कल ही पढ़ा था कि जहाँ पे हाइपोक्सिया होगा वहाँ पे पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और हालांकि हमें पता है जब हाइपोक्सिया बॉडी में कहीं भी हो तो वेसोडाइलेशन होती है। ये बात उसने लिखी है, इन ऑल ऑर्गन हाइपोक्सिया कॉजेज वेसोडाइलेशन। सारे ऑर्गन में हाइपोक्सिया से वेसोडाइलेशन होती है, बट इन द लंग्स इट इज अपोजिट, लंग्स में ये चीज अपोजिट है, इट कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन। हाइपोक्सिया pulmonary vasoconstriction in the alveoli through the oxygen sensing potassium channels। हाइपोक्सिया pulmonary vasoconstriction कैसे करवाता है? क्यों 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 करवाता है कि हाइपोक्सिया pulmonary vasoconstriction in the alveoli कब करवाता है? इसमें पोटाशियम ऑक्सीजन सेंसिंग पोटाशियम चैनल्स होते हैं एल्वुलाई में, अगर ऑक्सीजन सेंसिंग कम हो जाए तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है। A person travels from sea level to 5000 altitude, what will occur? अब वो इतने लेवल पे चला गया, यहाँ पे क्या होगा? पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इंक्रीज पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन काज बाय, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन के इंक्रीज होना किससे काज होता है? एल्टीट्यूड पे होता है। क्यों होता है एल्टीट्यूड पे? क्योंकि एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है सी लेवल के निस्बत, और वहाँ पे हाइपोक्सिया क्या करवा देता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है। इसलिए हाई एल्टीट्यूड और पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन का रिलेशन है। Which of the following occur at high altitude? High altitude पे क्या होता है? pulmonary vasoconstriction। pulmonary vasoconstriction occurs due to, pulmonary vasoconstriction होती क्या है? जब reduced systemic PO2 हो। और अब high altitude पे क्या होता है? गैस का प्रेशर लो होता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन, लंग्स में ऑक्सीजन कम होती है, और जिसकी वजह से pulmonary vasoconstriction हो जाती है। hypoxia pulmonary vasoconstriction in the alveoli किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन सेंसिंग पोटेशियम चैनल के थ्रू होता है। pulmonary artery pressure is increases in, pulmonary artery pressure increase होता है in hypoxia, हाइपोक्सिया में प्रेशर ज्यादा होता है, ये से कहते हैं पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गई है। उसके बाद स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया का ये अलग क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ये इकट्ठा आ गया, ये यहाँ से बनेगा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया काज। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया की काज क्या है? पॉलीसाइथेमिया। इसके बाद ये वही है जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि इसमें क्या चीज होती है। एस्मा में क्या होता है? फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फोर्स एक्सपिरेशन फर्स्ट सेकंड में ये डिक्रीज हो रहा है, और 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, जबकि इसमें फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है ये 1 टाइम डिक्रीज हो रही है। इसमें जो ये चीज ज्यादा डिक्रीज हो रही है, कम टाइम डिक्रीज हो रही है, फिर हमने पीछे भी देखा है कि एजमा और सीओपीडी में ये जो रेशियो है ये डिक्रीज हो जाएगी, और इसमें जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। कैसे ज्यादा हो जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? क्योंकि इसमें जो है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब जो एयर लंग से आउट जानी थी वो कम हो गई है, तो उसमें जो टोटल वॉल्यूम रह जाने वाला वॉल्यूम है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, उसमें वो ज्यादा हो जाएगा, जिसमें फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। ठीक है। उसके बाद फाइब्रोसिस में क्या होता है? इसमें फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 जो है वो फर्स्ट सेकंड में ज्यादा होता है, और उसके बाद क्या होता है कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 कम होता है
सॉरी, उसके बाद फोर्स एक्सपेरेटिव वॉल्यूम वन जो है कि वन टाइम कम होता है, फोर्स वाटर कैपेसिटी टू टाइम कम होती है। जब ये वाली चीज ज्यादा कम हो जाती है तो हमें क्या होता है, ये वाली चीज ज्यादा कम हो गई और ये वाली चीज कम कम हुई है, नीचे वाली ज्यादा कम हो गई है, तो रेशियो या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर नॉर्मल हो जाएगी। इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नॉर्मल रहती है। इसमें क्यों नॉर्मल रहती है कि इसमें जो पोस्ट एक्सपेरेटिव वॉल्यूम वन है वो डिक्रीज हो गया है, सिर्फ वन टाइम डिक्रीज हुआ है। सॉरी, इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज होगी, इसमें ये वन टाइम डिक्रीज हुआ है और ये ज्यादा डिक्रीज हुआ है। अब इसकी कागज पे देख ले, इसने क्यों ऐसा लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या चीज होता है, और ये काम होने, सॉरी, इसका एक और रिलेशन भी बनता है फंक्शनल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के साथ। के फंक्शनल एस्थमा और सीओपीडी में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है कि एयर में एक्सपायरेशन जो है वो नहीं हो रही, एयर की एक्सपायरेशन इजी नहीं होती, इसलिए जो लंग के अंदर एयर रह जाती है, जो वॉल्यूम अंदर रह जाता है, जो रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और फाइब्रोसिस में क्या होता है, फाइब्रोसिस में तो डिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, इसका आगे कंपैरिजन दिया होगा। अभी हम ये देखते हैं कि अस्थमा में क्या है। अस्थमा में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज इन विच एक्सपायरेशन इज इम्पेयर्ड, इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में एक्सपायरेशन इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज फंक्शनल वाइटल पोस्ट वाइटल कैपेसिटी इसमें कम हो जाती है, और डिक्रीज पोस्ट डिक्रीज पोस्ट एक्सपायरेशन इन फर्स्ट सेकंड भी डिक्रीज हो जाता है, और टोटल ओवरऑल रेशियो डिक्रीज हो जाती है। Air should be expired is not leading to air trapping and increased function residual capacity. Air that should expire is not leading to, यानी कि यहाँ पे जो एयर एक्सपायर होनी थी वो एक्सपायर नहीं होती, एयर ट्रैपिंग हो जाती है और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। और सीओपीडी में इसने क्या कहा है कि सीओपीडी में क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी और एम्फाइसेमा का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज इन विच इंक्रीज लंग कम्प्लेक्स, इसमें लंग कम्प्लेक्स ज्यादा हो जाती है, इन विच एक्सपायरेशन इज इम्पेयर्ड, और इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी कि एयर ट्रैपिंग हो जाती है। जब मीन्स एक्सपायरेशन इम्पेयर हो जाती है तो क्या होता है, डिक्रीज, इसमें क्या चीज होती है, ये भी वही अस्थमा जैसा ही है कि इसमें फंक्शनल पोस्ट वाइटल कैपेसिटी इसमें डिक्रीज होती है और FEV1 भी डिक्रीज होता है, और इसमें रेशियो इन दोनों की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड टू टाइम डिक्रीज होता है, पोस्ट वाइटल कैपेसिटी वन टाइम डिक्रीज होती है। एयर दैट शुड हैव बीन एक्सपायर्ड इज नॉट लीडिंग टू दैट एयर ट्रैपिंग इंक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें यह है कि जो एयर है जो एक्सपायर हो जानी चाहिए वो एक्सपायर नहीं होती, तो एयर ट्रैपिंग हो जाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, और चेस्ट की शेप क्या बन जाती है, बैरल शेप चेस्ट। इसे हम पिंक पफर कहते हैं। प्राइमरली एम्फाइसीमा है माइल्ड हाइपोक्सीमिया में, माइल्ड हाइपोक्सीमिया, इसमें माइल्ड हाइपोक्सीमिया होता है, बट दे मेंटेन एल्वुलर वेंटिलेशन, लेकिन इसमें एल्वुलर वेंटिलेशन मेंटेन रहती है। नॉर्मल की अपनी इसमें नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद है ब्लू ब्लोटर्स। ब्लू ब्लोटर्स में क्या होता है, प्राइमरली ब्रोंकाइटिस है, सीवियर हाइपोक्सिमम। ब्रोंकाइटिस में क्या चीज होती है, अब इसमें हमने देखा है कि इसमें ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा ब्लू सॉरी, एम्फाइसीमा पिंक पफर है, और ब्लू ब्लोटस के हैं ब्रोंकाइटिस है। इसमें क्या होता है, सीवियर हाइपोक्सिमिया होता है विद साइनोसिस बिकॉज दे डू नॉट मेंटेन द एल्वुलर वेंटिलेशन। अब यही फर्क है, जो एम्फाइसीमा होता है इसमें एल्वुलर वेंटिलेशन मेंटेन होती है, जबकि इसमें ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन की वजह से एल्वुलर वेंटिलेशन मेंटेन नहीं रहती है। अब जब एल्वुलर वेंटिलेशन मेंटेन नहीं रहती तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दे हैव राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड सिस्टेमिक एडिमा। ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा और सिस्टेमिक एडिमा हो जाएगा। अब फाइब्रोसिस क्या है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसमें क्या चीज होती है, लंग की कंप्लायंस कम हो जाती है। और लंग की कंप्लायंस कम होने का क्या मतलब है कि इंस्पायरेशन इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब लंग का जो वॉल्यूम अंदर आना था वो भी बहुत कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि ये लंग कंप्लायंस कम हो गई, इंस्पायरेशन कम हो गई है, यानी कि लंग्स की कमोडेटिव कैपेसिटी कम हो गई है। अब जब लंग की कमोडेटिव कैपेसिटी कम हो गई है तो क्या चीज होगा, डिक्रीज, इसमें आर लंग वाले डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज डिक्रीज लेस देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, ये जो पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड है ये लेस डिक्रीज होता है, जबकि ये इसमें ज्यादा डिक्रीज हो जाता है पोस्ट वाइटल कैपेसिटी। जब पोस्ट वाइटल कैपेसिटी ज्यादा डिक्रीज होती है और ये कम डिक्रीज होता है तो ओवरऑल रेशियो ज्यादा हो जाती है और मे बी नॉर्मल भी हो जाती है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया था। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू कैरी टू द लंग इन द वेनस ब्लड, थ्री फॉर्म में होती है। डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है विच इज सॉरी विच इज फ्री इन सोल्यूशन होता है। कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन स्मॉल अमाउंट में होता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। उसके बाद बाइकार्बोनेट में है फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ, बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं, हाइड्रेशन होती है, किस चीज की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, कहाँ पे, आरबीसी में।
इसमें क्या है, इसमें मेजर फॉर्म है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट फॉर्म मेजर फॉर्म है ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू द हाई एल्टीट्यूड। रिस्पॉन्स टू द हाई एल्टीट्यूड क्या है, कांस्टेंट इसमें FiO2 होता है, डिक्रीज पल्मोनरी प्रेशर हो जाता है और इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आर्टीरियल ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, और आर्टीरियल ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या चीज होती है, वेंटिलेशन ज्यादा होती है। और वेंटिलेशन ज्यादा होने के साथ क्या होता है, प्रेशर आर्टियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, और जब आर्टियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है तो इसमें अल्कलोसिस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब भी हाइपोक्सिया होता है तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो वेंटिलेशन ज्यादा होती है, मतलब ब्रीदिंग ज्यादा होती है, और एयर का एयर मूव आउट ज्यादा होती है। जब एयर मूव आउट ज्यादा होती है, वेंटिलेशन ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। जब भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है तो अल्कलोसिस की तरफ जाती है बॉडी, क्योंकि कार्बन एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की तरफ जाएगी, इसे एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। और एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या चीज़ है, हेडेक, नोजिया, फिटीग, लाइट हेडेडनेस, डीप स्लीप डिस्टर्बेंस, ये किसमें आती है, सारी एल्टीट्यूड सिकनेस में आती है। उसके बाद है क्रोनिक। जब क्रोनिक, एक मिनट, क्रोनिक क्या चीज होगा, इंक्रीज इन वेंटिलेशन होगा। और रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा, क्रोनिक इंक्रीज हो जाएगा वेंटिलेशन में। और जब क्रोनिक इंक्रीज हो जाएगा वेंटिलेशन में, ये क्रोनिक हाइपोक्सिया रहेगा, मतलब क्रोनिक एरिथ्रोपोइटन। क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, जब भी हाइपोक्सिया होता है हमें पता है किडनी से एरिथ्रोपोइटन सिक्रीट होता है। क्रॉनिक जब हाइपोक्सिया हुआ है तो क्रॉनिक वेंटिलेशन रेट ज्यादा रहेगा, और वेंटिलेशन रेट ज्यादा रहेगा और फिर भी हाइपोक्सिया है, जो क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, तो एरिथ्रोपोइटन ज्यादा हो जाएगा। और एरिथ्रोपोइटन ज्यादा होगा तो एरिथ्रोपोइटन क्या करवाता है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करवाता है, इसलिए हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद है 2,3 बिस्फास्फोग्लाइसरेट के इंक्रीज होने से क्या होता है कि ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। इससे क्या चीज होती है, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की रिलीज ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब भी 2,3 बिस्फास्फोग्लाइसरेट ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा हो जाएगा। सेलुलर चेंजेस इंक्रीज, सेलुलर चेंजेस हो जाएगी, इसमें क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड में। और इसमें कौन सा चेंज आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट टू कंपनसेट फॉर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। हमें पता है कि जो रीनल एक्सक्रीशन में बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएंगे, ताकि बाइकार्बोनेट जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में एसिड की जाने की वजह से एल्कलोसिस हुई है, अब बॉडी से जो रीनल से कंपनसेशन हो, क्योंकि जब भी एसिड बेस बैलेंस होता है तो कंपनसेशन लाजमी होती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एल्कलोसिस है, और उसकी कंपनसेशन कहाँ से हो रही है, मेटाबॉलिक से हो रही है। कि किडनी से बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट किया जा रहा है। कैन ऑगमेंट विद एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड के साथ इसको ऑगमेंट कर किया जाता है इस प्रोसेस को। क्रोनिक हाइपोक्सिया पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्रोनिक हाइपोक्सिया की ऐसे क्या होता है, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। जब कंटिन्यूसली पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है तो क्या होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। जब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज में क्या होता है, जब भी एक्सरसाइज होती है तो हार्ट रेट ज्यादा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी, और पल्मोनरी ट्रैक से फ्लो भी ज्यादा हो गया, मतलब पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, यानी कि परफ्यूजन ज्यादा हो गई। जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन फ्रॉम द बेस टू द एपिक्स इंक्रीज हो जाएगा, बेस से एपिक्स की तरफ बिकमिंग मोर यूनिफॉर्म, ज्यादा यूनिफॉर्म बन जाएगा। एक्सरसाइज में दूसरा क्या होता है कि इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और पीएच एट द टिश्यू लेवल पे कम हो जाती है। और इसमें क्या चीज होता है, जब इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है ऑक्सीजन एसोसिएशन कर की। राइटवर्ड शिफ्ट ऑक्सीजन एसोसिएशन कर का क्या मतलब है कि टिश्यू ऑफलोडिंग ऑफ मोर ऑक्सीजन, यानी कि टिश्यू में हीमोग्लोबिन से मोर ऑक्सीजन आ रही है। उसके बाद है इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, इसमें ऑक्सीजन की कंजप्शन ज्यादा होती है। एक्सरसाइज के साथ क्या होता है, दूसरा से क्या, रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड एंड रिमूव द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एक्सरसाइज में बॉडी की डिमांड ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, तो इसको भी मीटअप करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है, और इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद है पी आर्टेरियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मेंटेन बाय हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म। ये दोनों चीजें मेंटेन होती है हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन से होता है, पीबीओ2 डिक्रीज होता है, किससे,
इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन से पीबीसीओ2 इंक्रीज कब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के साथ आने से। उसके बाद में मेथमोग्लोबिन क्या होता है कि आयरन इन द हीमोग्लोबिन नॉर्मली इन द रिड्यूस्ड स्टेट, यानी कि जो हीमोग्लोबिन में आयरन होती है वो रिड्यूस्ड स्टेट में होती है, फेरस फॉर्म में होती है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन फेरिक फॉर्म डज नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन रेडिली एज Fe2, यानी कि Fe3 वाली जो है ना फेरिक फॉर्म, उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं बाइंड करती, जबकि Fe2 के साथ इजीली बाइंड कर जाती है, बट हैज इंक्रीज अफिनिटी फॉर साइनाइड। लेकिन इसमें क्या होता है, जो Fe+3 है, सॉरी Fe+2 है, उसकी साइनाइड के साथ एक्टिविटी ज्यादा होती है, एफिनिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है और फ्रॉम डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। दिस Fe3 फेरिस फॉर्म सॉरी Fe3 फेरिक फॉर्म इज कॉल्ड मेथमोग्लोबिनीमिया। Fe3 जो फेरिक फॉर्म है इसे हम मेथमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। While typical concentration are 1 to 2%, methemoglobinemia will occur at the higher level, यानी कि टिपिकल जो कंसंट्रेशन होती है मेथमोग्लोबिन की 1 to 2% होती है, विल अकर एट हाई लेवल पे होती है, मे प्रेजेंट विद साइनस के साथ प्रेजेंट करती है, नॉट इम्प्रूव विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ इम्प्रूव नहीं होती। एंड विद द चॉकलेट कलर ब्लड, इसमें ब्लड का जो कलर होता है वो चॉकलेट कलर हो जाता है। टेप्सोन लोकल एनेस्थेटिक्स, बेंजोकेन नाइट्राइड फॉर द डाइटरी इनटेक एंड पोल्ट्री वाटर सोर्सेज कैन कॉज पॉइजनिंग। इससे पॉइजनिंग होती है कौन सी? Fe+2 की Fe+3 में, सॉरी काज बाय पॉइजनिंग होती है किससे? ऑक्सीडाइजिंग ऑफ Fe+2 टू Fe+3, इसमें ये ऑक्सीडेशन करते हैं जो कि पॉइजन की तरह एक्ट करती है। मेथमोग्लोबिनीमिया कैन बी ट्रीटेड विद मिथाइलिन ब्लू एंड विटामिन सी। विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसको किसकी ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है? मेथमोग्लोबिनीमिया ट्रीट होता है मिथाइलिन ब्लू और मिथाइलिन ब्लू और विटामिन सी से। उसके बाद है कार्बन साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत एक्सिबिट क्या एग्जिबिट करते हैं? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करते हैं। किसके थ्रू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करते हैं? बाय इनहिबिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज।